Welcome to Captain Agro Friends. कल अपन ने बात की थी सन 2018 में आए हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको सोल्व करवा रहा था मैं, ठीक है। कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आज मैं सोल्व करवा दूंगा और फिर सन 2018 के बाद अपन लेंगे सन 2017 के क्वेश्चन, ठीक है भाई। और सन 2017 के बाद में मैं आपको फिर करवाऊंगा सन 2019 के पेपर, यानी लगातार 17, 18, 19 3 सालों के पेपर को आपको क्लियर करवाएंगे भाई, ठीक है। अब यानी कि अब ये जैसे अगर क्वेश्चन वगैरह है, इन क्वेश्चन को अपन सोल्व करवा रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये मान के चलिए लगभग हमें 3 से 4 साल के पेपर तो सोल्व करने आने चाहिए, ताकि वो पेपर सोल्व करने से हमें ये लगने लग जाता है कि जेट और आईसीआर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 सालों के आप पेपर को सोल्व कर लीजिए उठा के, तो 5 सालों के पेपर को सोल्व करने से हमें ये लगता है कि वाकई में यानी कि आगे आने वाले जो जेट और आईसीआर में जो एग्ज़ाम होगा और जिसका जो पेपर होगा वो किस तरह से पूछा जाएगा भाई। कोई ज़्यादा डीपली वाला स्तर नहीं है, बिल्कुल सामान्य स्तर है। पहले क्या था, यानी कि अपने सॉइल केमिस्ट्री नहीं आती थी, यानी 18 और 19 के पेपर में, 17, 18 के 19 के पेपर में सॉइल केमिस्ट्री नहीं है, लेकिन 19 के पेपर में यह सॉइल केमिस्ट्री है। तो सन 2019 के पेपर को जब मैं आपको सोल्व करवाऊंगा तो उसमें निश्चित रूप से क्या आएगी भी, यहाँ से सॉइल केमिस्ट्री आएगी, ठीक है गाइस। तो आज ये देखिए आप यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, तो देखिए भी कल के क्वेश्चनों के बाद में आगे क्वेश्चन में चलते हैं अपन। RCOCl एल्केनोइल क्लोराइड, क्या नाम है इसका, यहाँ से एल्केनोइल क्लोराइड है भी, ठीक है, ध्यान देना इसमें। क्वेश्चन है भाई अपने पास यहाँ से RCOCl एल्केनोइल क्लोराइड, ठीक है। एल्केनोइल नाम क्या है इसका भी, यहाँ से एल्केनोइल क्लोराइड प्लस PD प्लस VSO4, और ये अभिक्रिया करेंगे H2 और अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बनाते हैं भी, यहाँ से P4 क्या है, प्रोडक्ट का उत्पाद है। ये पूछना चाह रहा है RCOCl प्लस H2 प्लस PD प्लस VSO4 प्लस P का यहाँ से क्या भी ये उत्पाद है। अब ये देखिए भी यहाँ से अगर बात करेंगे तो इस RCOCl2 में से अब आप ये देखिए भी यहाँ से इसकी अभिक्रिया हमें, यानी इसकी अभिक्रिया, तो आपको ये बताना है इसका सही प्रोडक्ट क्या बनेगा। अभी आपको ये बताना है इसका सही प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलिए अभी आंसर दीजिए इसका सही प्रोडक्ट क्या बनेगा और किस तरह से बनेगा। चलिए देखिए भाई इसका प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा, आप ये देखिए यहाँ से, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से R, ये C डबल बॉन्ड O और ये यहाँ से Cl, ठीक है भाई। यहाँ से क्या होगा भाई, ये है ना, यहाँ से देखिए तो C और ये Cl दोनों क्या होंगे, ये आपस में टूट जाते हैं भैया, ठीक है, टूट गए। और टूटने के दौरान यहां से हाइड्रोजन अभिक्रिया कर रहा है, तो एक हाइड्रोजन तो इसके साथ जुड़ जाता है और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं तो फिर ये पूरा उत्पाद क्या बनेगा, यहां से RCHO, यहां से पूरा उत्पाद क्या बनेगा भी, ये RCHO क्या होता है, ये एल्डिहाइड होता है भी, ठीक है। RCHO ये क्या होता है भी, यहाँ से एल्डिहाइड होता है। तो सबसे सही आंसर इसका क्या जाएगा भी, यहाँ से RCHO, क्लियर गाइज। और यहाँ से ऑप्शन में क्या जाएगा भी, यहाँ से C आ जाएगा भी, ठीक है। RCHO और ऑप्शन में यहाँ से क्या जाएगा भी, ये C आ जाता है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया का उदाहरण है। न्यूक्लियोफिलिक देखिए भाई, न्यूक्लियोफिलिक हिंदी में हम इसे कहेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहां से पूछा जा रहा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये अभिक्रिया है, ये तो बुर्ज अभिक्रिया है ना, RX + 2N है तो एल्केन बनने की संभावना होती है। ये कौन सी अभिक्रिया है, बुर्ज अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है, एल्किल हैलाइड के प्रतिस्थापन की अभिक्रिया है। ये क्या है, गिन्यार अभिकर्मक को बनाने की अभिक्रिया है भी, ठीक है। और RX + KOH, और आप ये देखिए यहां से 2 यानी कि रिएजेंट होते हैं
और एक तो होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही और एक होता है नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही जो इलेक्ट्रॉनों को अपने पास ग्रहण करता है, एक नाभिक स्नेही जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, दूर ले जाने का प्रयास करता है। तो आप ये देखिए, अगर बात की जाए यहां से, तो ये दोनों दो भागों में टूटेगा और यहां से K प्लस और यहां से OH माइनस। ठीक है भाई, तो यहां से क्या है, नाभिक स्नेही है। ठीक है, ये नाभिक स्नेही है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। यहां से देखिए आप, ये RX और यहां से R प्लस, यहां से X माइनस, तो यहां से दोनों अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के दौरान यहां से देखो ये RX, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं यहां से, है ना। तो R और OH, तो ROH एल्कोहल हो जाएगा, प्लस यहां से क्या हो जाएगा भी, KX हो जाएगा। तो इसका सबसे सही आंसर क्या जाएगा भी, यहां से ऑप्शन नंबर डी जाएगा भी, है ना। इसका सबसे सही आंसर क्या जाएगा, यहां से ऑप्शन नंबर डी जाता है। क्लियर गाइस, ध्यान देना। निम्न में से कौन फिडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता है? निम्न में से कौन फिडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता है? सबसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। देखिए, तो फिनोल है, क्लोरोबेंजीन है, एनिलीन है और यहां से बेंजीन है। ठीक है, यहां से फिनोल है, फिनोल तो क्या प्रदर्शित करता ही है। क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन यहां से प्रदर्शित करता है। और यहां से देखिए एनिलीन है और बेंजीन है, तो यहां से इसका सबसे सही आंसर किया जाएगा भी, यहां से एनिलीन। एनिलीन रीजन क्या है, अगर बात की जाए यहां से C6H5NH2, तो नाइट्रोजन के कारण वो क्या करता है कि यहां से फिडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं कर पाता है भी। ठीक है, तो इसका सबसे सही आंसर कौन सा जाएगा, एनिलीन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैकरीन का रासायनिक नाम क्या है? सैकरीन क्या होती है, यानी शक्कर से भी, यानी कि अगर बात की जाए तो इस शक्कर से कई गुना मीठी होती है। ये कहा जाता है शक्कर से 500 गुना अधिक मीठी होती है। तो सैकरीन का यानी कि रासायनिक नाम क्या है, ऑर्थोसल्फोबेंजेमाइड, है ना। सैकरीन का रासायनिक नाम क्या है, यहां से ऑर्थोसल्फोबेंजेमाइड है भी। क्लियर गाइज, यहां से हमारे सामने क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए, तो यहां से ये सैकरीन वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं भाई। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अम्ल की प्रबलता को घटते क्रम में लिखिए। क्वेश्चन है, अम्ल की प्रबलता को घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम में लिखिए। अम्ल की प्रबलता को घटते क्रम में लिखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, सबसे पहला ऑप्शन जाएगा अपने पास पी नाइट्रोफिनॉल। देखिए, पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसके बाद में यहां से अपन बात करें एम नाइट्रोफिनॉल। इसके बाद में अपन बात करते हैं यहां से एम नाइट्रोफिनॉल, एम नाइट्रोफिनॉल। इसके बाद में अपन बात करते हैं एम के बाद में यहां से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। देखिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, चलिए, इसके बाद में ऑप्शन बी अपने पास यहां से, देखिए यहां के बाद में ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है, तो यहां से पैरा नाइट्रोफिनॉल। सबसे सही आंसर बताना आपको, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं यहां से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, और इसके बाद में यहां से ऑप्शन आएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, यहां से मेटा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, नाइट्रोफिनॉल। ऑप्शन नंबर सी है अपने पास, और ऑप्शन नंबर सी में देखिए
यहां से मैं लिख रहा हूं एम नाइट्रोफिनॉल, समझ जाओगे भी आप, यहां से एम नाइट्रोफिनॉल। इसके बाद में यहां से ऑप्शन है ओ नाइट्रोफिनॉल, और नाइट्रोफिनॉल। इसके बाद में यहां से पेरा नाइट्रोफिनॉल, यहां से पेरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी की अपन बात करेंगे यहां से, तो ऑप्शन डी में देखो आप यहां से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसके बाद में बात करेंगे अपन एम नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन यहां से पेरा नाइट्रोफिनॉल, यहां से पेरा नाइट्रोफिनॉल। क्लियर गाइस, ध्यान दें। इसका आंसर बताइए, सबसे सही आंसर इसका क्या होगा। देखिए, बातें की जा रही है अम्ल की प्रबलता को घटते क्रम में लिखिए भी यहां से अम्ल की प्रबलता को घटते क्रम में लिखिए। सबसे पहला ऑप्शन है पी नाइट्रोफिनॉल, एम नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑप्शन नंबर बी है पी नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एम नाइट्रोफिनॉल। ऑप्शन नंबर सी है एम नाइट्रोफिनॉल और नाइट्रोफिनॉल, पी नाइट्रोफिनॉल। ऑप्शन नंबर डी है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एम नाइट्रोफिनॉल और पी नाइट्रोफिनॉल। ठीक है भाई, देखिए भाई, अगर यहां से हम बात करेंगे तो पी नाइट्रोफिनॉल, तो आप ये देखिए जैसे ही ये है, तो ये तो अगर इसकी बात की जाए यहां से, एक तो ये तो ऑर्थ होता है, यहां से मेटा, और ये यहां से पेरा। ये भी ऑर्थो है, ये भी मेटा है, और ये भी क्या भी यहां से पेरा है। देखिए भी, अगर बात की जाए यहां से, तो ये हमारे पास यहां से क्या है, फिनॉल है भी। ठीक है, फिनॉल है, और यहां से पेरा स्थिति पर तो ऑर्थो, मेटा और पेरा, और यहां से क्या गया अभी, यहां से NO2 आ गया। क्लियर, NO2 आ गया। इसके बाद में यहां से बात की जाए OH, और OH के बाद में यहां से बात की जाए, तो आप एक बात देखो भाई, यहां से देखो, यहां से अगर बात करें अपन, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के बारे में बात की जाए, तो ऑर्थो स्थिति पर आ जाएगा भी ये, तो यहां से NO2। देखो थोड़ा आप समझने का प्रयास करना, और OH और OH यहां से, और यहां से अगर इसकी बात की जाए यहां से, तो ऑर्थो, मेटा, और एक ये यहां से O2 आ जाएगा। कभी भी आप ये देखना, यहां से इनकी प्रबलताओं का क्रम देखना भाई। यहां से रीजन क्या है, यानी कि जब ये अपनी अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करता है, तो अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करने के दौरान यहां से ऑर्थो और पेरा स्थिति पर क्या आ जाते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाते हैं, और यहां से क्या होता है, ऑर्थो और पेरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाते हैं भी, जब इनकी यानी कि जब ये अनुनादी संरचनाएं बनती है। तो इसमें अगर आपको कभी भी अगर डाउट हो ना, तो आप क्या याद रखोगे, पी, यहां से POM, पॉम। आप तो बस इसको पॉम से याद रख लीजिए। अगर आपको नाइट्रोफिनॉल की अम्लता के घटते क्रम में लिखिए, नाइट्रोफिनॉल को यहां से अम्ल की प्रबलता के घटते क्रम में लिखिए, तो आप पॉम से याद कर लीजिए, पॉम। तो यहां से इसका सबसे सही आंसर क्या जाएगा, पी नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एम नाइट्रोफिनॉल। भाई इसका सबसे सही आंसर क्या जाएगा, यहां से पी नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एम नाइट्रोफिनॉल। क्लियर गाइज, ये इसके यहां से पूरे क्वेश्चन हुए सन 2018 के। यहां से जितने भी क्वेश्चन थे यहां से कंप्लीट रूप से पूरे हो गए। अब मैं आपको यहां से चले एक यहां से एक और अभिक्रिया है, और उस अभिक्रिया में देखो भी आप यहां से, ठीक है, देखिए भी एक अभिक्रिया है, और उस अभिक्रिया को आपको बताना है भी। देखिए एक और अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को आपको बताना है कौन सी अभिक्रिया है। देखिए यहां से अभिक्रिया है RCN, R, और यहां से CN प्लस RCN प्लस SnCl2 प्लस SnCl2 प्लस HCl प्लस HCl। नेक्स्ट लाइन से RCH डबल बॉन्ड NH डबल बॉन्ड NH, और यहां से H2O, और यहां से H2O, और H2O के बाद हम बात करेंगे RCHO।
RCHO अभिक्रिया का उदाहरण है। RCHO अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, देखिए ये अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए भी बताइए ये कौन से अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, RCN प्लस SnCl2 प्लस HCl बराबर ये एल्डिमिन बनता है, HCl2 प्लस HCl बराबर ये एल्डिमिन बनता है, H2 प्लस RCHO। भाई यहां से इस अभिक्रिया का क्या नाम है। देखिए भाई यहां से बात की जाए एल्किल साइनाइड है, SnCl2 की उपस्थिति में यहां से HCl के साथ अभिक्रिया करता है और एल्डिमिन बनाता है। एल्डिमिन आगे जाकर H2O के साथ अभिक्रिया करता है, यहां से H2O के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के दौरान यहां से देखिए है ना, तो अभिक्रिया करता है तो यहां से क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। तो इस अभिक्रिया का क्या नाम है। चलिए मैं आपको यहां से ऑप्शन में दे रहा हूं और ऑप्शन में देखिए सबसे पहला ऑप्शन है यहां से स्टीफन अभिक्रिया। सबसे पहला ऑप्शन है यहां से स्टीफन अभिक्रिया। आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं स्टीफन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर बी में सेंडमायर अभिक्रिया। ठीक है, यहां से सेंडमायर अभिक्रिया, क्लियर, सेंडमायर अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी है और ऑप्शन नंबर सी है तो कोल्बे का इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑप्शन नंबर डी है और ऑप्शन नंबर डी है तो यहां से देखिए तो इसका इटार्ड अभिक्रिया, इसे क्या कहा जाता है, यहां से इटार्ड अभिक्रिया कहा जाता है, क्लियर, इटार्ड अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका सबसे सही आंसर कौन सा जाएगा, यहां से स्टीफन्स अभिक्रिया। सबसे सही आंसर कौन सा जाएगा इसका, यहां से भी यहां से स्टीफन्स अभिक्रिया जाएगा, क्लियर। तो यहां से देखिए इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, स्टीफन्स अभिक्रिया कहा जाता है। आपको इसका ये सही आंसर आपको ये याद रखना पड़ेगा भी। ठीक है, तो सन 2018 के इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे और सन 2018 से जितने भी यानी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्लियर करवा दिए। ठीक है, इसके बाद में अपन यहां से चलते हैं सन 2018 के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सन 2018 के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर चलते हैं भी अपन। ठीक है, देखिए चले सन 2017 के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो स्थूल, देखो यहां से स्थूल व कोलाइडल डिस्प्रेड, स्थूल व कोलाइडल डिस्प्रेस्ड, DIS और यहां से PERACD प्रक्रम द्वारा प्रकाश का बिखराव कहलाता है, द्वारा प्रकाश का बिखराव कहलाता है। ठीक है भी, प्रक्रम द्वारा प्रकाश का बिखराव कहलाता है। स्थूल व कोलाइडल डिस्प्रेस्ड द्वारा प्रकाश का बिखराव क्या कहलाता है। देखिए भी आपने देखा होगा जब कोई बंद कमरा होता है, इससे पहले एक और क्वेश्चन और आया था टिंडल प्रभाव वाला, तो ये कौन सा आंसर, ये टिंडल प्रभाव वाला ही क्वेश्चन है भी यहां से। ठीक गाइस, ये कौन सा क्वेश्चन है, यहां से टिंडल प्रभाव वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप यहां से समझिए भी, स्थूल व कोलाइडल डिस्प्रेस्ड, कोलाइडल डिस्प्रेस्ड का मतलब क्या होता है, यानी प्रकाश में कोलाइडी कणों का लगातार फैल जाना, प्रकाश में कोलाइडी कणों का लगातार फैल जाना प्रक्रम द्वारा प्रकाश का बिखराव कहलाता है। मैं आपको यहां से ऑप्शन दे रहा हूं और ऑप्शन दे रहा हूं तो यहां से देखिए
कॉन्ट्रास्ट मैचिंग, ऑप्शन नंबर ए यहां से कॉन्ट्रास्ट, ऑप्शन नंबर ए की बात की जाती है यहां से, तो कॉन्ट्रास्ट मैचिंग, कॉन्ट्रास्ट मैचिंग। ऑप्शन नंबर बी की बात की जाती है यहां से, है ना, DLVO सिद्धांत, DLVO सिद्धांत। ठीक गाइज, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, थोड़ा ध्यान देना, है ना, लाइट जा चुकी है अभी। टिंडल प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी है टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी है यहां से क्रीमिंग। ठीक है भाई, यहां से ध्यान दें, ये बाकी के सिद्धांत अपने सिलेबस में नहीं है ना, जो बाकी के सिद्धांत वगैरह है ये अपने सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन क्या है, स्थूल व कोलाइडल डिस्प्रेस्ड प्रक्रम द्वारा प्रकाश का बिखराव कहलाता है, प्रक्रम द्वारा प्रकाश का बिखराव कहलाता है। कॉन्ट्रास्ट मैचिंग, कॉन्ट्रास्ट मैचिंग का मतलब प्रकाश को यानी कि मैच करना। ठीक है, DLVO का सिद्धांत, ये एक यानी प्रकाश से संबंधित सिद्धांत आता है, ये फिजिक्स में चलता है। ठीक है, टिंडल प्रभाव है, और टिंडल प्रभाव मैंने आपको पढ़ाया था। क्रीमिंग है, क्रीमिंग का मतलब यानी कि प्रकाश के कणों का, प्रकाश के कणों को छांटना भाई। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव है, तो इसका सबसे सही आंसर कौन सा जाएगा भी, यहां से टिंडल प्रभाव जाएगा। और टिंडल प्रभाव के बारे में मैंने कल आपको बताया था, टिंडल प्रभाव को क्या किया था यहां से, यानी टिंडल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। और टिंडल प्रभाव की बात की जाए तो ये टिंडल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था जब यानी कि बंद कमरे में जब किसी छिद्र में से होकर जब प्रकाश जाता है तो प्रकाश के मार्ग में बहुत सारे कण क्या होते हैं, यानी कि तैरते हुए रहते हैं। तो बहुत सारे कण क्या होते हैं, ऊपर नीचे गति करते हुए रहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, यहां से टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्लियर, तो यहां से टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अब आप ये देखिए, इसका सबसे सही आंसर कौन सा जाएगा भी, यहां से टिंडल प्रभाव जाता है भी। ठीक है, यहां से इसका सबसे सही आंसर जाता है टिंडल प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथैल्पी परिवर्तन में, एंथैल्पी परिवर्तन में, एंथैल्पी परिवर्तन में जो कैलोरीमीटर द्वारा परिवर्तन जो कैलोरीमीटर द्वारा नहीं निकल सकता है, जो कैलोरीमीटर द्वारा नहीं निकल सकता है, वह किसकी सहायता से निकाला जा सकता है, किसकी सहायता से निकाला जा सकता है। ठीक है भी, ऑप्शन नंबर ए है, देखिए भी, न्यूटन का नियम, आंसर दीजिए भी इसका लगातार, आंसर बोलिए इसका। ऑप्शन नंबर बी है हेस का नियम, ऑप्शन नंबर बी है हेस का नियम। ऑप्शन नंबर सी है यहां से क्रेब का नियम, क्रेब्स का नियम। और ऑप्शन नंबर डी है यहां से ओम का नियम, ऑप्शन नंबर डी है यहां से ओम का नियम। बताइए भी इसका सबसे सही आंसर बताइए। एंथैल्पी परिवर्तन में जो कैलोरीमीटर द्वारा नहीं निकाला जा सकता है वह किसकी सहायता से निकाला जा सकता है। देखिए भी, एंथैल्पी परिवर्तन जब कार्य किया जाता है या एक अवस्था, कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट होता है तो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो किसमें परिवर्तन होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। एंथैल्पी परिवर्तन जो कैलोरीमीटर द्वारा नहीं निकाला जा सकता है, कैलोरीमीटर की अपन बात करते हैं, जो कि एक बम कैलोरीमीटर होता है जिसकी सहायता से क्या किया जाता है, किसी भी पदार्थ की एंथैल्पी के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो नहीं निकाला जा सकता है तो वह किसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है, न्यूटन का नियम नहीं, यह भी क्या होगा भी, यहां से रॉन्ग आंसर होगा भी। हेस का नियम, क्रेब्स का नियम और ओम का नियम, ओम के नियम से भी नहीं निकाला जा सकता है। क्रेब्स
यानी जो बायोलॉजी में आप पढ़ते हो क्रेब्स वगैरह आता है, तो क्रेब्स, और यहां से क्या आता है हेब्स यानी खेस का नियम। आपका जो थर्मोडायनामिक्स वाला लेसन है उष्मा गति की, जिसमें उष्मा के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, तो उसमें आपके एक नियम काम करता है, वहां से हेस का नियम काम करता है। अभी किसका नियम काम करता है, यहां से हेस का नियम काम करता है। तो हेस का नियम काम करता है, तो इसका सबसे सही आंसर कौन सा जाएगा अभी, यहां से हेस का नियम। क्लियर गाइज, यहां से सबसे सही आंसर जाएगा इसका हेस का नियम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। देखिए आप लगातार यानी कि हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, आपको यानी कि लगातार फायदा मिलेगा, और लगातार इसको शेयर कीजिए भी। आप यानी कमेंट देते रहें, शेयर करते रहिए, ताकि यानी कि अधिक से अधिक फायदा मिलेगा भी आपको, ठीक है, आपको भी और साथ में जो अदर स्टूडेंट है उनको भी आपको फायदा मिलेगा। मैं अभी आपको यानी 17, 18, 19 के क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाऊंगा, और सोल्व करवाने के बाद में फिर यानी कि अपन फिर अगले फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी यानी कि एक बार रिवीजन करवाएंगे अभी। क्लियर गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां से PCl5 की संकरण अवस्था है। क्वेश्चन है PCl5 की, सबसे बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, संकरण का क्वेश्चन है। PCl5 की संकरण अवस्था है, PCl5 की संकरण अवस्था है, ठीक है भी। और PCl5 की संकरण अवस्था है, तो इसकी ऑप्शन की अपन बात करेंगे भी यहां से। तो ऑप्शन है sp3d2, sp3d2, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है sp3d3, sp2d3, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है। यहां से हम बात करें sp3d, और ऑप्शन डी, और ऑप्शन यहां से डी है sp3 sp3d3, है ना, और sp3d3। चलिए अभी इसका सबसे सही आंसर बताइए, चलिए कमेंट में दीजिए, इसका सबसे सही आंसर बताइए। PCl5 की संकरण अवस्था है, और PCl5 की संकरण अवस्था है sp3d2, sp2d3, ठीक है, sp2d3 और sp3d, और यहां से देखिए आप sp3, है ना, यहां से sp3d। चलिए भाई इसका सबसे सही आंसर बताइए। देखिए भी अगर बात करते हैं PCl5 में, ठीक है, ध्यान बोर्ड पे रखें, PCl5 की बात की जाती है भी यहां से, ये PCl5, और PCl5 में यदि बात करें इसका मेन केंद्रीय परमाणु कौन है भी, यहां से फास्फोरस, ठीक है भी, केंद्रीय परमाणु कौन है भी इसका, यहां से फास्फोरस, ठीक है, और फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, यहां से 15। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 5, ठीक है भाई। इसके बाद में अन्य परमाणु के रूप में क्या भी, यहां से क्लोरीन, क्लोरीन का 17, तो 2, 8 और यहां से 7, ठीक है भाई। फास्फोरस के बाह्यतम कोश में कितने भी, यहां से 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने हैं, 7, तो कितने क्लोरीन है, 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। और यहां से देखें तो क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने, यहां से कितने भाई, 7, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है गाइस। और यहां से देखें इनके अष्टक कंप्लीट कर लेते हैं अपन, तो यहां से इसका एक अष्टक कंप्लीट, यहां से इसका अष्टक कंप्लीट, यहां से इसका अष्टक कंप्लीट, यहां से इसका अष्टक कंप्लीट, और यहां से इसका अष्टक कंप्लीट। और यहां से देखिए आप इस तरह से बात करते हैं, अगर यहां से देखिए आप इस तरह से भी हो गया क्लियर। और होने के दौरान यहां से देखो आप, तो ये फास्फोरस, ये Cl, है ना, यहां से Cl, यहां से Cl, यहां से भी Cl, और यहां से भी Cl, ठीक है। यहां से 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा और ये 5 सिग्मा। संकरण क्या होता है, संकरण की यदि बात कर लेते हैं तो सिग्मा बंधों की संख्या प्लस एलपी की संख्या, और यहां पर एलपी नहीं है
ओनली सिग्मा बंद है तो ये 5, तो x बराबर 2 आता है तो संकरण कौन सा हो जाता है यहां से sp, x बराबर 3 आता है तो संकरण क्या आता है यहां से sp2, x बराबर 4 आता है तो संकरण कौन सा आएगा यहां से sp3, और x बराबर 5 तो संकरण कौन सा आएगा sp3 यहां से d, तो यहां से 5 आ रहा है तो यहां से सबसे सही ऑप्शन का आंसर कौन सा जाएगा sp3d। क्लियर गाइज, यहां से सबसे सही ऑप्शन का आंसर कौन सा जाएगा भी यहां से sp3d। क्लियर, चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से कौन से यौगिक में आयनिक बंध पाया जाता है। देखिए भी ऑप्शन है निम्न में से कौन से यौगिक में आयनिक बंध पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है, कौन से यौगिक में आयनिक बंध पाया जाता है। यहां से मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं CCl4, देखिए ऑप्शन नंबर ए है CCl4, ऑप्शन नंबर बी है, यहां से ऑप्शन नंबर बी की अपन बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी है MgCl2, ऑप्शन नंबर सी है Cl2, और ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर यहां से डी की अपन बात करते हैं H2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं यहां से H2। चले भाई देखिए दीजिए भी यहां से, चलिए आंसर बताइए आप, सबसे सही आंसर कौन सा जाएगा, निम्न में से कौन से यौगिक में आयनिक बंध उपस्थित होता है। देखिए बंध 4 प्रकार के होते हैं, बंध 4 प्रकार के होते हैं, एक तो सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, और यहां से बात की जाए तो आप ये देखिए भी CCl4, कार्बन जो है, कार्बन अगर इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो मिलकर बनने वाला बंध होता है, इलेक्ट्रॉनों के साझे से मिलकर जो बनने वाला बंध होता है उसे क्या कहा जाता है, सहसंयोजक बंध कहा जाता है। तो यहां से देखो आप CCl4 में कौन सा बंध है, यहां से सहसंयोजक बंध है भी, CCl4 में कौन सा बंध है भी, यहां से सहसंयोजक बंध है भी। ठीक है भाई, MgCl2 की बात करते हैं तो MgCl2 में आप ये देखिए यहां से क्लोरीन है, अत्यधिक विद्युत ऋण है, और अत्यधिक विद्युत ऋण होने के दौरान इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर यहां से प्लस, इसके ऊपर भी यहां से माइनस, और माइनस है तो इसके ऊपर किसका चिन्ह आ जाता है भी यहां से माइनस, तो फिर बंध कौन सा होगा भी यहां से आयनिक बंध होगा भी, है ना, ये कौन सा बंध होगा भी यहां से आयनिक बंध होगा। ठीक है, इसमें सहसंयोजक बंध है, इसमें सहसंयोजक बंध है भी। क्लियर, और इसके बाद में Cl2 की बात की जाए तो एक ही समान परमाणु से इलेक्ट्रॉनों के साजिश से मिलकर जो, है ना, इलेक्ट्रॉनों के साजिश से मिलकर जो बनने वाला बंध होता है वही क्या होता है यहां से सहसंयोजक बंध होता है। तो Cl2 हो गया अभी, यहां से H2 है तो H2 में भी यहां से, तो इनमें क्या पाए जाते हैं, सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं भाई, है ना, एक ही समान परमाणु। तो सबसे सही ऑप्शन का आंसर कौन सा जाएगा यहां से MgCl2, है ना, सबसे सही ऑप्शन का आंसर कौन सा जाएगा भी यहां से MgCl2। ठीक है गाइस, चले इसके बाद अपन बात करते हैं यहां से, चलिए चले भी इसका सबसे सही आंसर जाएगा यहां से MgCl2। आगे और सोल्व करवाएंगे, कितना हो गए 12 करीबन। हाँ चलिए इसके बाद में सन 2017 के क्वेश्चन चल रहे हैं अपन, है ना, यहां से कल मैंने आपको सन 2018 के क्वेश्चन पूरे करवा देते हैं, ये सन 2017 के क्वेश्चन चल रहे हैं भाई। ठीक है, अब सन 2017 के क्वेश्चन यहां से मैंने 4 से 5 क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, तो बाकी के क्वेश्चन में आपको यानी कि कल सोल्व करवाऊंगा ना। तो अपना एक क्रम जारी रहेगा, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और ये क्लास आपकी डेली लाइव लगेगी भाई, है ना। यहां से लगभग यानी इसका टाइम यही
लगभग जिस टाइम से लगी हुई आ रही है उस टाइम से यानी इसका टाइम रहेगा भी, है ना। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा मिले। और जैसे अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लिया करें। जैसे भी कल वाले एक क्वेश्चन पर यानी कि पेचीदा जवाब था, एक एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन वाला था। अगर उसमें धातु पूछा जाएगा तो एल्यूमिनियम आएगा और तत्व पूछा जाएगा तो वहां से क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। क्योंकि पृथ्वी पर सबसे अत्यधिक मात्रा है पृथ्वी की सतह पर वैसे नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन ऑप्शन में नहीं है तो तत्व के रूप में तो ऑक्सीजन आता। ठीक है भाई। और अगर यदि धातु पूछी जाती तो फिर क्या आता भाई, एल्यूमिनियम आता। तो ऑप्शन में क्या था भाई, वह तत्व जो प्रकृति में सबसे अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, तो फिर क्या आएगा उसमें, ऑक्सीजन आंसर आएगा। क्लियर, चले भी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और यहां से थोड़ा सा यानी कि अगर आप बैठते हो तो पेन और कॉपी लेकर बैठा करें, जब जाके इसका आंसर दिया करें भाई। ठीक है, क्लियर, चले।